वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। होप यू आर स्टडीइंग वेल और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी अच्छे गए होंगे। तो अब जो आपकी स्टडी है उसको रिटेन करते हैं, ठीक है ना। आपके एक चैप्टर था जो फोर्थ चैप्टर आपके सिविक्स में, वो हमने पढ़ लिया है, जो कि है धर्म, जाति और लैंगिक मसले, है ना। जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इन सारे टर्म्स के बारे में, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बेटा जी, क्वेश्चंस जब भी आते हैं किसी भी चैप्टर में से, आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने बुक के फैक्ट्स को उसमें जरूर शामिल करोगे। कई बार बच्चे जो होते हैं, हमने भी जैसे ऑफलाइन अगर कॉपीज चेक किए तो बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। बेटा एसएसटी में कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं आते हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू आर फेसिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। भाई टीचर अगर होम एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा है तो वो समझता है कि मैंने किस बच्चे को क्या पढ़ाया है और उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो कैसा लिख सकता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं चलता है। बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपीज आपके होम टीचर्स चेक नहीं करते हैं, है ना। आपकी कॉपीज बाहर से चेक होती है, आपके पेपर्स जो है वो भी बाहर से बन के आते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। खास करके जो एनसीईआरटी बुक में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको साथ में लेके, उन डेटास को, उन सारी चीजों को साथ में लेके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि है जाति, धर्म और लैंगिक मसलों से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जीवन के विभिन्न उन पहलुओं का उल्लेख करें जिनमें भारत की महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है या उनको अपने हकों से वंचित किया जाता है। स्पेशली इंडिया से रिलेटेड करके ये आंसर आपको देना है। मेंशन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और डिनाइड इन इंडिया। भारत में ऐसा कहां कहां किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी धर्मों के पारिवारिक कानून कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। ये क्यों लिखा गया कि धर्मों के पारिवारिक कानून? देखो, भारत में एक सेक्युलर जो है कंट्री का सेटअप बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है, सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जब राजनीति को, राज्य को, स्टेट को रिलीजन से या धर्म से सेपरेट रखा जाए, अलग रखा जाए, तो ऐसे राज्य को सेक्युलर स्टेट या धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी कि राज्य का कोई ऑफिशियल, कोई राजकीय धर्म नहीं होता। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का धर्म क्या है? पाकिस्तान घोषित रूप से ये कहता है कि उसका राजधर्म जो है इस्लाम है। या फिर कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे देश हैं जिनका क्रिश्चियन है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई ऑफिशियल, कोई राजकीय धर्म नहीं है। हमारे यहाँ राज्य को धर्म से अलग रखा गया है, लेकिन पश्चिम से यह अवधारणा थोड़ी अलग है। और हमने ये कहा था कि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि भारतीय राज्य या सरकार या जो भी हमारा संविधान है वो सभी धर्मों को बराबर समझेगा, सभी धर्मों में समानता रखेगा। तो ऐसे में किया क्या गया है कि जो पारिवारिक कानून होते हैं, चाहे वो शादी के हो, चाहे वो तलाक के हो, चाहे वो गोद लेने से संबंधित हो, उनमें धार्मिक कानूनों को वरीयता दी गई है। कैसे वरीयता दी गई है? कि जो जिस धर्म का है उस पर पारिवारिक कानूनों के लिए उस धर्म के कानून मान्य होंगे, ठीक है ना। जैसे मुस्लिमों के लिए शरिया लॉ लगाया जाता है, क्रिश्चियंस का जो है उनके अकॉर्डिंग किया जाता है, जो टेस्टिमोनीज होती है उनके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए सभी धर्मों में कहीं ना कहीं पारिवारिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। महिलाओं के खिलाफ तरह तरह के उत्पीड़न, शोषण और हिंसा की खबरें आती रहती है। शहरी क्षेत्र तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हो गए हैं। रेप जैसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती है। भारत में विधायिका में भी, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेचर है उसमें भी महिलाओं का अनुपात बहुत कम रहा है। उदाहरण के लिए लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत कभी भी इसकी कुल संख्या के 10% तक भी नहीं पहुंचा, और राज्य विधानसभाओं में उसकी हिस्सेदारी 5% यानी 5% से भी कम है। इस लिहाज से भारत दुनिया के जितने भी देश हैं उनके निचले समूह में शामिल है, यानी जो महिलाओं को कम रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, उन कम रिप्रेजेंटेटिव देने वाले देशों में भारत शामिल है। फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन. There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe to women.
In India, the proportion of women in the legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has never reached even 10% of its total strength. Their share in state assemblies is less than 5% in this respect. India is included in the bottom group of countries of the world. इस लिहाज से भारत जो है निचले पायदान पर है. हमें थोड़ी इस बारे में कंसर्न करना होगा कि किस तरह से भारत को जो है निचले पायदान से हटाया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या है? वो है कि सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों का एक एक उदाहरण देते हुए उल्लेख कीजिए. सांप्रदायिक राजनीति, मेंशन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स गिविंग वन एग्जांपल ईच. अब क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है? देखो अभी हमने क्या देखा, सेक्युलर यानी जो असांप्रदायिक हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो. लेकिन जब धर्म को ज्यादा मान्यता दी जाए तो उसको सांप्रदायिक कहा जाता है. ठीक है ना. जब एक धर्म को ज्यादा माना जाता है या एक धर्म को ज्यादा पूछा जाता है, बाकी के धर्मों की अवहेलना की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को है सांप्रदायिकवाद कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनलिज्म कह सकते हैं. तो इस कम्युनल सिचुएशन में आपको इस पहले तो ये बताना है कि कम्युनल सिचुएशन क्या है, और उसके बाद में ये बताना है कि कैसे आप ये कह सकते हो कि भारत में भी कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं मौजूद है. सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप नीचे दिए गए हैं. सबसे पहले रोजमर्रा की मान्यताएं, धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़ियां और किसी के धर्म की अन्य धर्मों पर श्रेष्ठता में विश्वास इतना सामान्य है कि हम अक्सर उन पर ध्यान देने में विफल होते हैं, भले ही हम उन पर विश्वास भी क्यों नहीं करें. उदाहरण के लिए आज भी कई क्षेत्रों में निम्न वर्ग के सदस्यों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. ठीक है ना. एवरीडे बिलीव्स इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, religious prejudices, stereotypes of religious communities, and the beliefs in the superiority of one's religion over other religions are so common that we often fail to heed them even if we believe in them. अब हम अच्छी बातों में विश्वास करते हैं. ठीक है ना. सारी अच्छी बातों में विश्वास करते हैं. झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, हम सब अच्छी बातों में विश्वास करते हैं. लेकिन क्या हम इन बातों पर ध्यान देते हैं कि यही सभी बातें हिंदू धर्म में भी है, यही मुस्लिम धर्म में भी है, यही जैन धर्म में है, यही सिख धर्म में है, यही बौद्ध धर्म में है और यही क्रिश्चियनिटी में भी? तो क्या ही फर्क रहा. लेकिन हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते और उनकी रूढ़ियों के हिसाब से उनको आगे परस्यू करते रहते हैं. For example, even today in many areas, members of the lower classes are not allowed to enter temples. ठीक है ना. दूसरा, बहुसंख्यक प्रभुत्व. बहुसंख्यक प्रभुत्व का क्या मतलब होता है? मेजॉरिटी को ज्यादा मानना. ये सबसे बुरी चीज होती है. एक बहुसंख्यक समुदाय राजनीति में अन्य समुदायों पर हावी होने की कोशिश करता है और ये अल्पसंख्यक समुदाय को एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ. उदाहरण के लिए श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का पालन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में क्या हुआ? संघर्ष हुआ, सिविल वॉर हुआ था. So the next feature of communal discrimination is majority dominance. A majority community tries to dominate other communities in politics. This may compel the minority community to form a separate political entity. For example, in Sri Lanka, majoritarianism has been followed, which has resulted conflict in the country and then civil war occurred. और civil war के बाद क्या हुआ ये हम दसियों बार पढ़ चुके हैं. आपके 2-3 चैप्टर्स में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप लिख सकते हैं धार्मिक आधार पर लामबंदी. लामबंदी क्या होता है? लामबंदी का मतलब होता है मोबिलाइजेशन, यानी कि इकट्ठा होना, ऑर्गेनाइज करना. ठीक है ना. तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ये तीसरा है जो हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर किया जाता है. क्या किया जाता है? धार्मिक आधार पर लामबंदी. मतदाताओं से वोट आकर्षित करने के लिए धार्मिक अपील की जाती है. हालांकि संविधान में ये बिल्कुल गलत कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि इस तरह से आपको वोट नहीं मांगने हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर. लेकिन फिर भी नेता जो है अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आते, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते और वो इस तरह से जनता को बांटने का काम करते हैं. कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में एक धर्म के अनुयायियों को एक साथ लाने के लिए
पवित्र प्रतीकों और धार्मिक नेताओं का उपयोग किया जाता है। धार्मिक नेताओं को एक राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा जाता है। धर्म के आधार पर भावनात्मक अपील की जाती है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह देश को कम्युनल बनाने की कोशिश की जाती है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की जाती है। Religious appeals are made to vote to attract votes. Sometimes sacred symbols are and religious leaders are used in the political arena to bring together the followers of the religion. Religious leaders are asked to campaign in favor of a political party. Emotional appeals are made on the basis of religion. So this is the next feature of communal politics. उसके बाद कम्युनल वायलेंस भी होता है, धार्मिक हिंसा भी कई बार हो जाती है। धर्म के नाम पर हिंसा कर दी जाती है, जिसको हम धार्मिक नहीं कह सकते, जिसको हम सांप्रदायिक हिंसा कह सकते हैं। Sometimes communalism takes the most heinous form of communal violence, riots and cringe. India and Pakistan faced some of the most horrific communal riots at the time of partition. Even after independence, there have been riots in India on communal lines. और आजादी के बाद भी कई बार भारत में धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं, जो वास्तव में धर्म के नाम पर नहीं होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, क्योंकि धर्म कभी भी किसी को कुछ गलत करना नहीं सिखाता। तो नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिक हिंसा। कभी कभी सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा दंगों और नरसंहार का सबसे घिनौना रूप ले लेती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान को कुछ सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा था। आजादी के बाद भी भारत में सांप्रदायिक आधार पर दंगे होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या है, ये सांप्रदायिकता से रिलेटेड जो पॉइंट्स आते हैं उनमें आपको ये लिखना होता है। वो था धर्म से रिलेटेड, उससे पहले हमने पढ़ा था जेंडर से रिलेटेड, और तीसरा क्वेश्चन है आपके कास्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि बताइए किस प्रकार भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। एक्सप्लेन हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज स्टिल परसिस्ट इन इंडिया। ठीक है ना, तो कैसे बताना है। अधिकांश लोग अभी भी अपनी ही जाति या जनजाति में विवाह करते हैं। उच्च जाति के लोग या कभी कभी अन्य जाति के लोग अन्य जाति के लोग भी अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं देते हैं। Most of the people still marry within their own caste or tribe. Upper caste people or sometimes other caste people also do not allow intercaste marriages. तो इस तरह से वो एक जाति का जो बंधन है वो लगातार सख्त होता चला जाता है। फिर अस्पृश्यता यानी छुआछूत को संविधान द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया है, लेकिन व्यवहार में अभी भी हमारे देश के कई हिस्सों में मौजूद है, खास करके ग्रामीण भाग में। Untouchability is banned by the Constitution of India, but in practical, it is still existing in the India, especially in rural areas. शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है। पुरानी व्यवस्था के तहत जिन जाति समूहों की शिक्षा तक पहुंच थी, उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन समूहों की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी उन्हें प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया और वो स्वाभाविक रूप से पिछड़ गए। आप सबको पता है कि पुराने टाइम में जो है एक वर्ण व्यवस्था थी, जो पहले कर्म आधारित थी, बाद में जन्म आधारित हो गई, कि किस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो उस समय जब उत्तर वैदिक काल आया, आते आते क्या किया गया, शूद्रों को ये कहा गया कि आप शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हो, सिर्फ ब्राह्मण जो है वो शिक्षा ले सकते हैं। तो ऐसे में एक समाज के एक तबके को शिक्षा से अलग रखा गया। आज भी कहीं कहीं ये चीजें देखने को मिलती है कि उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है। The situation in the field of education is also not satisfactory. The caste groups that had access to education under the old system have also performed very well in receiving modern education, but groups that did not have access to education or were restricted from receiving it have naturally lagged behind. अभी भी वो बहुत पीछे हैं। उसके अलावा कास्ट इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इसके अलावा कास्ट जो है आज भी आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि controls access to a variety of resources while the upper caste are in the best position, the Dalits and Adivasis are the worst and the backward class are in the middle.
विभिन्न प्रकार के संसाधनों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए भी उच्च वर्ग सबसे अच्छी स्थिति में है, दलित और आदिवासी सबसे खराब स्थिति में है, और पिछड़े वर्ग आज भी मिडिल पोजीशन में हैं। यद्यपि प्रत्येक जाति में कुछ गरीब सदस्य होते हैं, लेकिन अत्यधिक गरीबी में रहने का अनुपात जो है निम्नतम जातियों के लिए सबसे ज्यादा है। Although each caste has some poor members, but the proportion living in extreme poverty is much higher for the lowest caste. ठीक है। और उसके बाद निम्न जाति के लोग जैसे ग्रामीण भूमिहीन मजदूर आमतौर पर गरीब होते हैं और उनका आज भी शोषण किया जाता है। जाति अभी भी आर्थिक स्थिति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। 1999-2000 के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 45.8% था जो एसटी के थे, 35.9% था जो एससी के थे, और 27% जो था वो ओबीसी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में था। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे वो एससी एसटी या ओबीसी से रिलेट करते हैं। क्या होते हैं एससी एसटी? मैंने आपको पहले भी बताया है। संविधान में कुछ जातियों को सूचित किया गया है, अनुसूचित किया गया है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। तो जो जातियां अनुसूचित की गई हैं उनको अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। जिन पिछड़े आदिवासी वर्गों को शामिल किया गया है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, और उसके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको जो है ओबीसी में शामिल किया जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट्स में। Lower caste people such as a rural landless laborers are generally poor and are still exploited today. Caste is still closely linked to economic status. Between 1999-2000, the percentage of the population living below the poverty line was 45.8, that was for STs, then 35.9, that was for SCs, and 27%, and that was for OBCs in rural areas. Next question. Give two reasons for saying that caste alone cannot determine election results in India. ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। यहाँ आपको ये बताना है कि दो कारण ऐसे बताइए कि भारत में केवल जाति ही चुनाव परिणाम निर्धारित नहीं कर सकती। हमने तो मान लिया कि भाई जाति धर्म से रिलेटेड होकर ही नेता सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ जाति से ही चुनाव परिणाम निर्धारित नहीं होते। इसके दो रीजन हमको बताने हैं। तो पहला रीजन क्या है? जब पार्टियां चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती है तो वे मतदाताओं की जाति संरचना को ध्यान में रखते हैं और विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं ताकि चुनाव जीतने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। जब सरकारें बनती है तो राजनीतिक दल आमतौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को उसमें जगह मिले। एक कैंडिडेट की अगर बात होती है तो ये जरूर किया जाता है कि उस क्षेत्र के जो है वो सारे शक्ति संतुलन को साधा जाता है कि किस जाति का बाहुल्य है, तो वो जरूर किया जाता है। लेकिन जब सरकार बनाई जाएगी तो एक जाति को नहीं ध्यान में रखा जाता बल्कि सभी के संतुलन को साधने की कोशिश की जाती है। When parties select candidates in an election, they take into account the caste structure of the electorate and nominate candidates from different castes to garner the necessity or support to win the election. When governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes get a place in them. ठीक है, ये पहली वजह है। दूसरी वजह, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत ने राजनीतिक नेताओं को राजनीतिक समर्थन जुटाने और हासिल करने के कार्य के लिए तैयार होने को मजबूर किया। इससे उन जातियों के लोगों में भी नई चेतना लाई जा सकती है जिन्हें अब तक हीन और नीच माना जाता था। Universal adult suffrage and the principle of one man, one vote forced political leaders to be prepared for the task of generating and securing political support. It also brought a new consciousness among the people of those castes which were till now considered inferior and lowly. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरह से आपके पेपर में आएगा जरूर। इफ यू वांट यू कैन मार्क इट रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अभी से आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। भारत के विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? What is the status of representation of women in the legislative bodies of India?
इंडिया में क्या स्थिति है, भारत में की जो लेजिस्लेशन होता है उसमें औरतों का रिप्रेजेंटेशन कितना है। भारत के विधायी निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत कम है, जैसा कि नीचे बताया गया है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत कभी भी उनकी कुल संख्या के 10% तक भी नहीं पहुंचा, और राज्य विधानसभाओं में तो उनकी हिस्सेदारी 5% से भी कम है, 5% भी नहीं गया। भारत इस मामले में दुनिया के सबसे निचले समूह में शामिल किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा never reached 10% of its total strength. Their share in the state assemblies is less than 5%. India is included in the bottom group of countries of the world in this matter. Women in national parliaments in different regions are given below. तो दुनिया में अलग अलग देशों में क्या पार्टिसिपेशन है ये बताया गया है। अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें, नॉर्डिक कंट्रीज जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहा जाता है, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 40% है महिलाओं की भागीदारी, 40%। अमेरिका में 20.2%, यूरोप में 19.6%, एशिया में 16 अगर ओवरऑल एशिया की बात की जाए तो 16.3%, और भारत में 8.3%। तो भारत से कम जो है बहुत मुश्किल से अरब कंट्रीज में है, जहां पर 8.2% है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अरब कंट्रीज में ऐसा क्यों है। तो इस प्रकार भारत जो है वो अरब राज्यों से ही आगे है और किसी से आगे नहीं है। दस इंडिया इज अहेड ऑफ द अरब स्टेट्स ओनली। जब कोई महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाती है तब भी कैबिनेट जो होती है वो पुरुष प्रधान ही होती है। Even when a woman becomes the chief minister or prime minister, the cabinet is still male headed. तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू ही हो जाती है कि अगर महिला प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, फिर भी ऐसा तो है नहीं कि वो इस पेट्रियार्कल सिस्टम को या फिर इस मेल हेडेड जो कैबिनेट है उसको खत्म कर पाए। इस प्रकार विधायी निकायों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम रहा है। महिला संगठन और कार्यकर्ता महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 1/3 सीटों की यानी 33% आरक्षण की मांग करते हैं। इस प्रस्ताव वाला एक विधेयक 1 दशक यानी 10 सालों से भी ज्यादा समय से संसद में लंबित है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के कारण अभी तक इसे पारित नहीं किया जा सका है। Thus, the proportion of women in legislative bodies have been very low. Women organizations and activists have been demanding reservation of at least 1/3 seats of women in Lok Sabha and state assemblies, that can be approximately 33%. A bill with this proposal has been pending in parliament for over a decade, but could not be passed due to lack of consensus among political parties. तो जब पॉलिटिकल पार्टीज ही इसके लिए कॉन्सेंसस नहीं है, एक मत नहीं है, तो ये बिल कैसे पास होगा और किस तरह से महिलाओं को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए किन्हीं 2 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेकिंग इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। देखो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? वो ये करते हैं कि भारत में धर्म के या जो सांप्रदायिकता है उसको हटाने के लिए ये करना चाहिए। आपको चाहिए नहीं बताना है, आपको अपनी राय नहीं देनी है, हमें सिर्फ वो प्रावधान, वो प्रोविजन बताने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कर चुका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन है। तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहे हैं, कि ऐसी क्या चीज है, कि ऐसी क्या चीज होगी जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री बनेगा। भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, पहली बात। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म के विपरीत हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। So this is the first thing which is making India a secular country according to our constitution, that there is no official religion for the Indian state. Unlike Buddhism in Sri Lanka, Islam in Pakistan and Christianity in England, our constitution does not accord special status to any religion. किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, ये पहला प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन, संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने या किसी का भी पालन न करने की स्वतंत्रता देता है।
ये जरूरी नहीं है कि आप कोई धर्म मानो ही मानो, कोई मत मानो, चाहे भारतीय संविधान आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। तीनों चीजें, आप प्रोफेस कर सकते हो, आप मान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें पूजा कर सकते हो, और प्रोपेगेट यानी उसको फैला सकते हो। एनी रिलीजन और प्रैक्टिस नन, या फिर आप किसी को ना भी मानो तो भी चलेगा। और ये दो प्रोविजंस हमारे संविधान में किए गए हैं ताकि भारत को एक सही मायने में सेक्युलर यानी जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वो बनाया जा सके। तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि कई सारे जो चैप्टर्स होते हैं बहुत फैक्चुअल होते हैं, तो वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने की बहुत आशा रहती है कि आएंगे ही आएंगे, हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों में सभी पदों में कम से कम 1/3 पद आरक्षित है। स्व सरकारी कौन से? वो जो चुने जाते हैं। आपने पढ़ा था, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, और उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। At least 1/3 of the posts in local self-government institutes are reserved for, तो वो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। So women is the right answer. So that reservation is given to women. B is the right answer. Okay. So B महिलाओं के लिए। फिर नारीवादी आंदोलनों का उद्देश्य क्या है? नारियों को स्वतंत्रता दिलाना, समानता दिलाना या भागीदारी दिलाना। The object of feminist movement is फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टनरशिप। क्या चाहिए? ऑब्वियसली जब आपने फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ा था तो आपने देखा था कि फेमिनिस्ट जो होते हैं वो नारियों, वो मेल और फीमेल इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, वो समानता के लिए काम करते हैं। ये नहीं कहा जाता कि किसी को ज्यादा प्रोपोर्शन मिले, किसी को कम मिले। तो बी समानता जो है वो सही आंसर है। इक्वालिटी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? क्या होता है लिंगानुपात? व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2001 सेंसस? क्या होता है लिंगानुपात? लिंगानुपात का मतलब होता है देश में कुल आबादी में जनगणना के पश्चात ये पता चले कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो उस देश का लिंगानुपात कहलाता है। When we come to know that how many female members are there in the population of any country on per 1000 of the male members, that number will be called as sex ratio. तो उस संख्या को क्या कहेंगे? लिंगानुपात। तो भारत में लिंगानुपात कितना था? 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 850 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं, या 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है 927 कि 927 इज द राइट आंसर, दैट देयर वर 927 फीमेल मेंबर्स ओवर 1000 मेल मेंबर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? Which one of the following is not a cause of communalism? सबसे पहला, धर्म को अगर राष्ट्र के आधार के रूप में लिया जाए तो religion is taken as the basis of nation। दूसरा, जब धर्म एक धर्म दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करे तो when one religion discriminates against another। तीसरा, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म ना हो तो the state has no official religion। या चौथा, एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे के विरोध में बने तो the demands of one religious group are made in opposition to the others। तो आप सबको पता है ये जो तीनों चीजें हैं ये गलत है कि ये हमेशा ही सांप्रदायिकता को जन्म देती है। बट सी इज द राइट आंसर। जहां राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जाति पदानुक्रम का क्या अर्थ है? कास्ट हायरार्की मीन्स, हायरार्की क्या होता है? एक के ऊपर एक, है ना। तो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानांतरण, ट्रांसफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर,
एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ उनको कंसीडर किया जाता है। A ladder-like structure in which all caste group are ranked from highest to lowest. और नेक्स्ट है धार्मिक समानता, रिलीजियस इक्वालिटी, और डी है जाति के आधार पर सांप्रदायिक सद्भाव और शांति, कम्युनल हार्मनी एंड पीस एट द बेसिस ऑफ कास्ट। तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, पदानुक्रम हायरार्की बोला जा रहा है ऊपर से नीचे, तो यानी कि एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, कास्ट हायरार्की या जाति पदानुक्रम। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो अटेंड कर ही रहे हो, साथ साथ में उसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप लर्न कर सकते हो। एक महिला या पुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं, उस परिभाषा के लिए सही विकल्प क्या है, वो नारीवादी है, वो पितृसत्तात्मकवादी है, वो जाति पदानुक्रम वाला है, या सामाजिक परिवर्तन वाला है। अ वुमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन, select the correct option of the definition. He is a feminist, patriarchy, कास्ट हायरार्की और सोशल चेंजेस। क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर वो समानता की बात कर रहा है तो वो एक फेमिनिस्ट होगा, एक नारीवादी होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते हैं और आपकी डेफिनेशंस भी क्लियर होती चली जाती है। समान वेतन अधिनियम क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय इक्वल एमिनरेशन एक्ट। क्या होता है इक्वल एमिनरेशन एक्ट, कानून जो परिवार से संबंधित मामलों से संबंधित है, या कानून ये बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन या समान मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। एक ऐसा कानून जो ये दर्शाता है कि घर के अंदर के सभी काम परिवार की महिलाओं द्वारा किए जाने चाहिए, या भेदभावपूर्ण रवैये और श्रम के यौन विभाजन से खिलाफ एक कट्टरपंथी कानून है। ये क्या है इक्वल एमिनरेशन एक्ट, ये बताना है आपको। Law which deals with matters relating to family, or the law provides that equal wages should be paid to equal work for both men and women. An act indicating that all the work inside the house is done by the women in the family. A radical law against discriminatory attitude and sexual division of labor. तो ये बताना है कि ये क्या है, तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है समान वेतन, तो यानी समान काम के लिए समान मजदूरी की ये बात की कर रहे हैं। द लॉ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी कि महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर उन्होंने एक जैसा काम किया है तो उनको एक जैसी मजदूरी भी मिलनी चाहिए। बी इज द राइट आंसर। भारत में जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए किन नेताओं ने बहुत काम किया है, विच लीडर्स वर्कड फॉर द एंड ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो आपको उन नेताओं के नाम पता ही होंगे, क्या है उन नेताओं के नाम इन ऑप्शंस में से, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पेरियर रामास्वामी नायकर। ऑब्वियसली सब में 3-3 नाम दिए गए हैं, लेकिन ए में जहां चारों नाम एक साथ दिए गए हैं वही राइट आंसर है। ऑल द लीडर्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी एंड पेरियर रामास्वामी नायकर all have worked for that radical discriminated system, and just to abolish that system they all worked for that. नेक्स्ट है आपके फिलिप्स में आपके पास ऑप्शन भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसमें ताकि आपको फिल करने में इजी हो जाए, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप जहां तक हो उस चीज को याद रखो, उस टर्म को याद रखो, ताकि अगर ऑप्शन नहीं भी आए आपके पेपर में तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। पहला है ऐसी अवधारणा, ये एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो पुरुषों को ज्यादा महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर ज्यादा अधिकार देती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ refers to a system that gives more importance to men and gives them authority over women. क्या है उसको पितृसत्ता कहेंगे, नारीवादी कहेंगे, पैट्रियार्की कहेंगे या फेमिनिस्ट। ऑब्वियसली नारियों की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो पुरुषों की बात हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको पैट्रियार्की कहेंगे, उसको पितृसत्ता कहेंगे, ठीक है ना। पितृसत्ता इज द राइट आंसर।
पेट्रियार्की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसका अर्थ है कि एक महिला या पुरुष जो महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों या अवसरों में विश्वास करते हैं उनको क्या कहेंगे? मीन्स अ विमेन और मेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एंड मैन, उनको क्या कहेंगे? उनको फेमिनिस्ट कहेंगे, क्योंकि पेट्रियार्की की तो हम बात कर चुके हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको फेमिनिस्ट या नारीवादी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बदलाव को व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। द चेंजेस फ्रॉम दीज एरियाज टू अर्बन एरियाज इज नोन एज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। किन क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं? ऑब्वियसली हम ग्रामीण और शहरी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो शहरी तो यहाँ आ ही चुका है, अर्बन तो आ ही चुका है, तो राइट आंसर है रूरल, ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बदलाव को हम व्यवसायिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं, इसको ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, बहिष्कृत समूह के बहिष्कार और भेदभाव पर आधारित था। क्या आधारित था? कि जिसमें एक जाति को बहुत कमतर आंका जाता है, बहुत निम्न आंका जाता है, तो वो क्या चीज थी? द चेंज फ्रॉम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द आउटकास्ट ग्रुप। तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जब आप आउटकास्ट की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं, तो वो जाति व्यवस्था होती है, ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था क्या होती है? बहिष्कृत समूह के बहिष्कार और भेदभाव पर आधारित थी कौन सी व्यवस्था? कास्ट सिस्टम। तो इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं खत्म होते हैं। ये चैप्टर भी हमने कर लिया है। अब आपका सिविक्स में सिर्फ एक चैप्टर बच रहा है, तो जल्दी ही उसके वीडियो के साथ भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, जहां आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छे से वीडियोस मिल जाएंगे एंड ऑल देम आर फ्री ऑफ कोर्स। आपको कोई हम ट्यूशन चार्ज नहीं ले रहे हैं, सो इफ दे आर फ्री यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ देम, वेरी बेटर दैट विल बी। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आपको कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए जरूर, सो दैट वी कैन रिजॉल्व दैट वेरी मच। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।